हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है कि हम सभी अपना प्रैक्टिस सेट लेकर चल रहे थे, जिसमें हमने सीडीपी का आपका जो प्रैक्टिस सेट था वो प्रॉपर हमने आपको सारा प्रैक्टिस सेट करा दिया है प्रीवियस ईयर का, और सिर्फ आपका एक प्रैक्टिस सेट बचा है जो आपका 2021 का है। तो इसको हम आज कंप्लीट करा देते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, और आज हम डिटेल बिना देखे हुए बस क्वेश्चन और आंसर देखेंगे और आपको पूरा 30 क्वेश्चन करा के हटा देंगे, ठीक है। क्योंकि इसके पहले हमने जितना भी आपको प्रैक्टिस सेट कराया है हमने उसमें डिटेल देखा है, तो इसे हम सिर्फ क्वेश्चन और आंसर देखते चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है कि अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है। ऑप्शन ए है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, बी है संज्ञानात्मक सिद्धांत, सी है अंतर्दृष्टि अधिगम, डी आपका है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो उत्तर दीजिएगा अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा जो हमारे रहते हैं वो पूछा गया है कि इनके द्वारा जो सिद्धांत है वो प्रस्तावित किया गया है। अधिगम वाला जो पूछ रहा है कौन सा है, तो आइए हम यहाँ पर उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी होगा हमारा बिल्कुल सही होगा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा ने आपका जो सिद्धांत दिया था वो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हम इसको आपको पूरा डिटेल नहीं बताएंगे, जैसा कि हमने आपको बताया था। आज हम सिर्फ आपको क्वेश्चन और आंसर लेकर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि रेमंड कैटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक पर प्रस्तावित किए गए थे। ऑप्शन ए है 5, बी है 14, सी है 16, डी है 18। तो देखिए रेमंड कैटल द्वारा जो व्यक्तित्व का कारक है वो प्रस्तावित किया गया था, वो आपका कितना था, 16 था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो बिल्कुल सही कर लीजिएगा, ठीक है, 16 था। रेमंड कैटल ने 16 व्यक्तित्व का कारक प्रस्तावित किया, जिसमें हमने आपको बताया था इसके पिछले वाले में भी जो था इसी से क्वेश्चन पूछा गया था आपका। तो इसमें 23 जो आपका है मूलशील गुण थे, और जो समान व्यक्ति में पाए जाते हैं वो आपके 12 होते हैं, और जो असमान में पाए जाते हैं वो आपके कितने होते हैं, जो समान व्यक्ति में पाए जाते हैं तथा 12 ऐसे में हैं। मतलब देखिए जो समान पाए जाते हैं वो 23 होते हैं, सॉरी, और जो 12 ऐसे हैं जो क्या होते हैं, असमान व्यक्ति में पाए जाते हैं, ठीक है। और 23 में से 16 कैटल ने अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया है, मतलब दिए तो 23 है लेकिन 16 को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा मास्लो की आवश्यकता के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए है साइकोलॉजिकल नीड, बी है आपका व्यक्तित्ववाद एवं समूहवाद, सी है स्नेह एवं संबद्धता, डी आपका है आत्मसिद्धि। तो क्वेश्चन पूछा है कि मास्लो की आवश्यकता के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका व्यक्तित्ववाद और समूहवाद है ये नहीं सम्मिलित है, बाकी ये तीनों आपके सम्मिलित हैं। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आता है अगला, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक व्यक्ति के में एक समय पर 2 विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है। ऑप्शन ए है द्वंद्व, बी है कुंठा, सी है चिंता, डी आपका दबाव। तो देखिए एक व्यक्ति में एक समय पर 2 विपरीत इच्छा, अगर विपरीत इच्छा होती है तो वहां पर आपका दबाव होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, सॉरी द्वंद्व होगा, वहां पर दबाव नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए करिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या विपरीत इच्छा दिया है, ठीक है, विपरीत इच्छा दिया है तब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, द्वंद्व हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। हम क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है। ऑप्शन ए है आधारभूत अनुसंधान, बी है व्यवहारात्मक अनुसंधान, सी आपका है वैज्ञानिक अनुसंधान, डी आपका है क्रियात्मक अनुसंधान। तो चलिए इसका हम उत्तर देख लेते हैं। जो अनुसंधान स्टीफन कोरे का है वो अनुसंधान आपका ऑप्शन नंबर डी है, क्रियात्मक अनुसंधान। तो ऑप्शन नंबर डी को सही करिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये शायद हमने 15 क्वेश्चन इसमें कराया है, जिसका हमने आपको डिटेल भी बताया है, तो आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन आपका है कि उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए उपयुक्त होता है। ऑप्शन ए है तेजी से सीखने वाले, बी है धीमे सीखने वाले, सी है प्रतिभाशाली बालक, डी आपका है रचनात्मकता से सीखने वाले। तो चलिए यहाँ पर जो उत्तर है उसको देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि उपचारात्मक शिक्षण जो है वो धीमे सीखने वाले बालकों के लिए उपयुक्त होता है। चलिए आगे चलते हैं। 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि शिक्षण की खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है।
ऑप्शन ए है शिक्षण की विधियों के सिद्धांत, बी है वृद्धि और विकास का सिद्धांत, सी है शिक्षण का समाजशास्त्री सिद्धांत, डी है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम। तो शिक्षण की खेलकूद विधि को पूछा है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो शिक्षण की खेलकूद विधि है वो आपकी ऑप्शन नंबर बी मतलब वृद्धि और विकास का सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपका एनसीएफ से पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर है कि एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है प्रोफेसर कोठारी, प्रोफेसर मेहरोत्रा, और सी है प्रोफेसर यशपाल, डी आपके हैं प्रोफेसर राममूर्ति। तो देखिए जो आपकी एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति है उसके अध्यक्ष जो आपके हैं उसके अध्यक्ष आपके ऑप्शन नंबर सी सही करिएगा, प्रोफेसर यशपाल होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही करिएगा, कौन है, प्रोफेसर यशपाल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है कि आरटी, ठीक है, आरटीई एक्ट 2009 मतलब आरटी अधिनियम 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए है। ऑप्शन ए है 5 से 12, बी है 12 से 18, सी है 7 से 15, डी है 6 से 14। तो आप सभी को पता है जो हमारा आरटी अधिनियम 2009 होता है इसमें 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 9 के बाद हमारा 10वां क्वेश्चन आता है। 10वां क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है हमसे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है। नहीं पूछा है मतलब 3 है, एक नहीं है। ऑप्शन है उपलब्धि, बी है भूख, सी है प्यास, डी है नींद। मतलब जो आपके शरीर द्वारा अभिप्रेरक नहीं है। ठीक है, तो ये पूछा मतलब साइकोलॉजिकल मोटिव जो नहीं है। तो साइकोलॉजिकल मोटिव आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल नहीं होगा, अचीवमेंट नहीं होगा। बाकी आपका हंगर हो गया, थर्स्ट हो गया और स्लीप हो गया, ये तीनों आपके क्या होंगे, साइकोलॉजिकल मोटिव में आएंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 के बाद हम 11 पर चलते हैं। 11 में आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए है अध्यापन शैली, बी है विषय वस्तु, सी है भाषा, डी आपका है कि सामाजिक आर्थिक स्तर। क्वेश्चन पूछा है कि शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है। तो जो हमारा शिक्षण अधिगम का जो मनोवैज्ञानिक आधार है वो आपके ऑप्शन नंबर ए मतलब अध्यापन शैली पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए को हम बिल्कुल सही करेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 12 में क्या दिया है कि आरटी अधिनियम 2009 मतलब आरटी एक्ट आपका 2009 जो है उसके अनुसार पूछा है कि जो प्राथमिक विद्यालय के लिए विद्यार्थी अध्यापन अनुपात होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है 25 संबंधे 1, बी है 35 संबंधे 1, सी है 40 संबंधे 1, डी है 30 संबंधे 1। तो आप सभी को पता है कि प्राइमरी में जो आपके विद्यालय के लिए विद्यार्थी अध्यापक का अनुपात होता है वो आपका 30 संबंधे 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी को सही करिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या कह रहा है कि मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण। ठीक है, मतलब मिड टर्म, जो आपका मिड टर्म एग्जाम होता है वो किसका एग्जाम्पल है ये पूछा है। ऑप्शन ए है रचनात्मक मूल्यांकन का, बी है मानदंड संदर्भित मूल्यांकन का, सी आपका है योगात्मक मूल्यांकन का, डी आपका है नैदानिक मूल्यांकन का। तो देखिए जो हमारा मिड टर्म का जो एग्जाम है उसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा कि सबमिटिव आपका असेसमेंट जो होता है मतलब योगात्मक मूल्यांकन होता है उसी का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी को सही करिएगा, योगात्मक मूल्यांकन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि कौन सा रोग वंशानुगत है। ठीक है, पूछा है हेरिडिटी से संबंधित कौन सा रोग है। ADHD, बी है आपका फेनिलकीटोन्यूरिया, सी आपका है पार्किंसंस, डी आपका है HIV एड्स। तो देखिए यहाँ पर जो हेरिडिटी से संबंधित हमारा रोग होगा ऑप्शन नंबर बी होगा फेनिलकीटोन्यूरिया। देखिए जो फेनिलकीटोन्यूरिया हमारा है ये कैसा रोग होता है, ये आपका हेरिडिटी मतलब वंशानुगत रोग होता है जिसे आमतौर पर हम क्या करते हैं PKU के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसमें शरीर में फेनिलीन नामक जो एमिनो एसिड होता है वो बनने लगता है और PKU जीन के दोष के कारण होता है ये, और जो आपका फेनिलीन को तोड़ने के लिए क्या करता है आवश्यक एंजाइम बनाने में मदद करता है। ठीक है, और इस रोग से जो ग्रसित बच्चे होते हैं कई तरह की उनमें समस्या हो सकती है, जैसे कि बौद्धिक विकलांगता हो जाता है उनमें,
और उनके अंदर जो हृदय दोष हो जाता है, विलंबित वृद्धि हो जाती है, मतलब जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है। जन्म के वक्त शिशु के वजन में कमी होता है और एक असमान रूप से उसका जो सर होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। तो ये आपका होता है फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये क्या है, एक वंशानुगत है, इसको याद रखिएगा। अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है। ऑप्शन ए है भाटिया बैटरी, बी है रोरसा परीक्षण, सी है WAIS, डी आपका है रेवन का SPM। तो देखिए पूछा क्या है, कौन सा बुद्धि का निष्पादन है परीक्षण, मतलब निष्पादन परीक्षण पूछा आपसे। तो निष्पादन परीक्षण के लिए ऑप्शन नंबर ए पर हम जाएंगे, जो हमारी भाटिया बैटरी है, ये क्या हमारा निष्पादन परीक्षण है। ठीक है, इस परीक्षण का तात्पर्य होता है कि ऐसी परीक्षा जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति को कुछ कार्य करने के लिए दिया जाता है और वो अपने हाथों से ही करता है। जैसे चित्र को एक क्रम से सजा रहा है, ठीक है, और गुटकों को लेकर उसका एक नमूना बना रहा है। गुटका वो खाने वाला मत समझिएगा, इस तरीके से लकड़ी का जो गुटका आता है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद कोई वर्ग निर्माण कर रहा है, चित्र की पूर्ति कर रहा है, इस टाइप का ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कहना चाह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि मानव विकास, थोड़ा छोटा करते ताकि आपको पूरा डिटेल दिखे, ठीक है। क्वेश्चन 16 है कि मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं, किंतु सभी समान बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए है सतत विकास का सिद्धांत, बी है परस्पर संबंध का सिद्धांत, सी है समान प्रतिरूप का सिद्धांत, डी है समान से विशिष्ट अनुक्रियाओं का सिद्धांत। तो देखिए मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु सभी समान बालकों में विकास का जो क्रम है एक सा रहता है। तो ये जो हमारा होगा किसकी ओर संकेत करेगा, ये ऑप्शन नंबर सी सही करिएगा, आपके समांतर प्रतिरूप का सिद्धांत। क्योंकि वहां पर देखिए क्या कहा है, आपका कहा है कि किंतु सभी समान बालकों का विकास क्रम एक सा रहता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब एक क्रम सा रहेगा तो समान प्रतिरूप का सिद्धांत आ जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है। ऑप्शन ए है संवेदिक पेशी अवस्था, बी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सी है उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, डी आपका है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए हम आपको डिटेल इसलिए नहीं बता रहे हैं कि अब आपका एग्जाम बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, 4 से 6 दिन है। जितना जितना क्वेश्चन मिले आप कर डालिए, डिटेल पढ़ने की कोशिश मत करिए। डिटेल में जाएंगे कोई मतलब नहीं है, चीज़ें आप कन्फ्यूज होंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं जो हमारा जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की जो अंतिम अवस्था होगी वो अंतिम अवस्था हमारी कौन सी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी सही करिएगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है वो हमारे जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक जो विकास है उसकी अंतिम अवस्था है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 17 के बाद देखिए पहली अवस्था कौन सी इनकी है, पहली संवेगात्मक गामक अवस्था है जो जन्म से 2 वर्ष है। फिर दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष है। तीसरी आपकी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष है। चौथी आपकी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो आपकी 11 से 15 वर्ष जाती है। तो यही पूछा है कि जो अंतिम अवस्था है तो ये आपका कौन सा है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आनुवंशिकी के जनक हैं। ऑप्शन ए है ग्रेगर मेंडल, बी आपके हैं थॉमस हंट मॉर्गन, सी आपके हैं जेम्स वाटसन, डी है चार्ल्स डार्विन। तो आप सभी को पता है कि जो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं वो आपके ग्रेगर मेंडल हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 18 के बाद हम 19 पर चलते हैं। तो 19 का उत्तर आप सभी दीजिएगा क्या होगा। क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन ए है अब्राहम मैस्लो, बी है सिगमंड फ्रायड, सी है कार्ल रोजर्स, डी आपके हैं जीन पियाजे। तो देखिए व्यक्तित्व का जो आपका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है आप सभी को पता है कि आपके सिगमंड फ्रायड ने किया है। तो ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही करिएगा, ठीक है। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया था, सिगमंड फ्रायड ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही करिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम सभी। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका पूछा है कि एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। ऑप्शन ए है 100, बी है 90, सी है 120, डी है 110। तो आप सभी इसको जोड़िएगा कैसे होगा। तो आइए हम इसका थोड़ा सा डिटेल देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको देखना है इसका फार्मूला क्या होता है और किस तरीके से हम निकालते हैं। तो इसका जो फार्मूला आपका है वो होता है कि मानसिक आयु बटे दैहिक आयु गुणे 100, मतलब MA/CA × 100।
बस इसी में आपके फार्मूले में रख देना है। तो मानसिक आयु आपकी कितनी थी, मानसिक आयु 12 है, तो मानसिक आयु की जगह हम 12 रखेंगे, बटे उसके बाद हमारा क्या है, वार्षिक आयु कितना है, 10 है, तो यहाँ 10 रखेंगे, गुणे 100 कर देंगे। अब इसी को हम काट पीट देंगे, 10 एका 10, 10 दहा में 100, और उसके बाद 12 दहा में आपका हो गया 120। ठीक है, तो टोटल हमारा कितना आ गया 120, तो 120 को हम सही कर लेंगे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगर आपको बुद्धि लब्धि पूछा तो बुद्धि लब्धि का ये फार्मूला आप याद रखिएगा, MA/CA × 100। ये चीज़ें याद रखेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा आपसे है कि व्यक्तिगत विभिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है। ऑप्शन है आनुवंशिकता, बी है जन्मजात स्वभाव, सी आपका अभिभावक बालक संबंध, डी आपका है शारीरिक स्वास्थ्य। देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता को निर्धारित करना मतलब हर व्यक्ति अलग अलग होता है, तो इसमें निर्धारित करने के लिए ऐसा क्या है जो इसका कारक जैविक कारक नहीं है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे जो व्यक्तिगत विभिन्नता को निर्धारित करने का जैविक कारक नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा कि अभिभावक बालक का संबंध। ये कोई जैविक कारक नहीं है, बल्कि आनुवंशिकता के आधार पर हम व्यक्ति को भिन्न कर सकते हैं, जन्म के आधार पर हम कर सकते हैं, शरीर के आधार पर ही हम उसको भिन्न तरीके से देख सकते हैं या कह सकते हैं, लेकिन अभिभावक बालक के जो संबंध है इसके तरीके से हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही करिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पर हम। क्वेश्चन नंबर 22 आपका है कि डाउन संलक्षण का कारण है। ऑप्शन ए है त्रिगुणसूत्रता 20, बी है कि त्रिगुणसूत्रता 21, सी है कि XX गुणसूत्र, डी आपका है त्रिगुणसूत्रता 22। ठीक है, तो क्या पूछा, डाउन संलक्षण का कारण, डाउन सिंड्रोम कब होता है ये आपसे पूछा है। तो त्रिगुणसूत्रता मतलब ट्राइसोमी 21। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेंगे। जो प्रकार डाउन सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम का कारण है त्रिगुणसूत्रता 21। डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी 21 के नाम से भी हम जानते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और वास्तव में ये आनुवंशिक क्या आपका विकार है, जो क्या होता है कि एक अतिरिक्त गुणसूत्र मतलब 21 की उपस्थिति के कारण होता है, मतलब एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र यहाँ पर हो जाता है, उसके कारण होता है, और इसे हम ट्राइसोमी 21 कहा जाता है। और सामान्यतः क्या होता है, यहाँ पर गर्भस्थ होते समय शिशु अपने माता पिता के 46 क्रोमोसोम प्राप्त करते हैं, और 23 माता एवं 23 पिता से। और डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे जो होते हैं वो बच्चे में एक क्रोमोसोम क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। तो इस विकास से ग्रस्त बच्चों में जो शारीरिक और बौद्धिक विकास होती है क्या होती है, देरी से होती है, मतलब एक्स्ट्रा वो जो होता है उनके अंदर क्रोमोसोम चला जाता है, इसकी वजह से इनके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मतलब देखिए 23 46 हो गया, लेकिन उनके में क्या हो जाता है, 47 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है। ऑप्शन ए है निर्देशों की वस्तुनिष्ठता, बी आपका मापन का उद्देश्य, सी आपका है प्राप्तांकों की बारंबारता, डी आपका है गणना की समरूपता। तो देखिए विश्वसनीयता की जो अवधारणा से क्या सा होगा, तो चलिए हम इसका उत्तर देख लेंगे। ऑप्शन नंबर सी है, उसको सही करिएगा कि जो आपका प्राप्तांकों की बारंबारता होगी ये क्या आपकी विश्वसनीयता की अवधारणा का यही आशय है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 23 के बाद 24 पर हम। देखिए 24 में क्या पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है TAT, बी है SCT, सी है ड्रॉ एंड मैन, डी आपका है MMPI। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण का उदाहरण नहीं है। तो जो आपका प्रक्षेपी परीक्षण का उदाहरण होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल नहीं होगा, MMPI आपका नहीं होगा, बाकी ये तीनों होंगे। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको बता देते हैं। देखिए MMPI जो आपका प्रक्षेपी परीक्षण का उदाहरण नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण होता है। ठीक, जो क्या होता है कि व्यक्तित्व लक्षण और मनोवैज्ञानिक का आकलन करता है। इसका मुख्य रूप से उन लोगों का परीक्षण करना है जिन्हें क्या होता है, मानसिक स्वास्थ्य या अन्य नैदानिक मुद्दों के होने का क्या होता है, संदेह होता है। अतः TAT, SCT और जो आपका ड्रॉ एंड मैन होता है वो व्यक्तित्व मापन के संबंधित प्रक्षेपी क्या है, परीक्षण है। ठीक है, अब पता चल गया आपका MMPI क्या होता है आपका, और अब पता चल गया हो गया कि TAT, SCT और ड्रॉ एंड मैन क्या है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25 है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन ए है हार्वर्ड गार्डनर, बी है जीन पियाजे, सी है डेविड वेस्लर, डी आपके हैं एरिक एरिक्सन।
अगर आप एग्जाम देने जा रहे होंगे तो आप सभी को ये प्रॉपर पता होगा कि जो हमारा बहुबुद्धि का सिद्धांत है हावर्ड गार्डनर जी ने दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम सभी। और इन्होंने क्या किया था कि गार्डनर द्वारा ही प्रस्तावित 9 प्रकार की बुद्धि है। ये 9 प्रकार की बुद्धि देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इनमें से 2-4 बुद्धि देकर पूछता है कि क्या ये 9 प्रकार में है कि नहीं है। ठीक है, भाषागत बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि, शारीरिक गति संवेदी बुद्धि और दैशिक मतलब स्पेशियल बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि, अस्तित्वपरक बुद्धि। ये 9 बुद्धि याद रखिएगा। क्वेश्चन घुमाता है जब ना, तो आपको क्या करेगा कि इसी में से 3 बुद्धि दे देगा और एक कुछ और दे के कह देगा कि इनमें से कौन ऐसा है जो हावर्ड गार्डनर के 9 बुद्धि से संबंधित नहीं है। तो ये बुद्धि आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने बता दिया। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, 26 पे चलिए हम चलते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन ए है शिक्षकों का प्रशिक्षण, बी है कक्षा अधिगम, सी आपका है बालक के चिंतन का गणितीकरण, डी है गणित की विषय वस्तु। तो चलिए यहाँ पर हम उत्तर देख लेते हैं। जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि बालक के चिंतन का गणितीकरण। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन ए है सामाजिक सीखना, बी है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, सी है शास्त्रीय अनुबंधन, डी आपका है संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो देखिए, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो ये आपके अधिगम के क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी को सही करिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है पूर्व अनुभव, बी है प्रतिबिंबन, सी आपका है कल्पना और डी आपका है तर्क। तो पूछा है बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है, तो जो बाल्यावस्था के दौरान होगा वो पूर्व अनुभव होगा, क्योंकि बाल्यावस्था के दौरान व्यक्ति के अंदर इतना ज़्यादा पूर्व अनुभव, पास्ट का एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम। बाल्यावस्था जो हमारा माना जाता है 6 से 12 वर्ष का माना जाता है। तो बच्चा का जो पूर्व का अनुभव होता है वो पिछली चीज़ें भूल चुका होता है, उसको कुछ नहीं पता होता है कि बचपन में हमने क्या किया है 1 साल से लेके 5 साल तक। ठीक है, तो उसके अंदर पूर्व का अनुभव नहीं होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 29 पर। तो 29 में आपसे कहा गया कि किस विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के प्रशिक्षणों को परिकल्पित किया जाता है। ऑप्शन ए है व्यक्तित्व, बी है बुद्धि, सी है उपलब्धि, डी आपका है रचनात्मकता। तो देखिए, किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभाव का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है। तो जो परीक्षण आपका है वो परिकल्पित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, अचीवमेंट को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर। और आप सभी को इसी तरह 100 की स्पीड वाला जो बुलेटिन है उसको चाहिए तो बताइएगा। हम आपको 25 से 26 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन कराएंगे, आपको 30 क्वेश्चन देंगे। तो अगर चाहिए तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ये आपका जो प्रीवियस ईयर का था वो फाइनल हो गया है। अगर आप कमेंट करते हैं तो हम आपको ऐसे प्रैक्टिस सेट ला देंगे। ठीक है, तो हम आपको 1 घंटे में लगभग 60 से 70 क्वेश्चन को ला के दे देंगे, जिससे आप वहाँ पर क्या है आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल सके। जितने भी दिन आपके बचे हैं एग्जाम के उतना आप प्रैक्टिस कर सकें। क्वेश्चन आपका है कि बाल विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यवसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं हम। पूछा है व्यवसायिक, तो ऑप्शन नंबर आपका ए है वृद्धावस्था, बी है एडोलसेंस मतलब किशोरावस्था, सी है बाल्यावस्था, डी आपका शिशुअवस्था। तो आप सभी को पता है जो किशोरावस्था है उसमें इस तरीके की चीजें आती हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। जो विकास किशोरावस्था में एक व्यक्ति व्यवसायिक समायोजन की समस्या क्या करता है, सामना करता है। किशोरावस्था में किशोर अपने भावी व्यवसाय को चुनने के लिए क्या करता है, चिंता करने लगता है और वह एक कुशल डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, शिक्षक, कलाकार, सफल किसान बनकर जीवन व्यतीत करने की कल्पना और चिंता करता है। कब करता है, जब वो किशोरावस्था में घुसता है। तथा व्यवसाय के अनुसार ही वो पाठ्य विषय का भी चयन करता है। जैसे आप किशोरावस्था में घुसते हैं वैसे आप क्या करते हैं, आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, चोर बनना है, सिपाही बनना है,
या डकैत बनना है, तो वो चीज़ें आप वहाँ पे किशोरावस्था में वो आप डिसाइड कर लेते हैं कि आगे आपको क्या करना है, कि आपको स्कैम करना है या आपको किसी के साथ धोखा करना है या आपको किसी के साथ सच्चाई से रहना है, क्या करना है, वो आप किशोरावस्था में सारी चीज़ें अपने अंदर वो चीज़ें बैठा लेते हैं। देखिए, आप किशोरावस्था में जो चीज़ें अपने दिमाग में बैठा लिए आप वो करते हैं, और किशोरावस्था ही हमारी ऐसी अवस्था होती है कि हम उसमें ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या करना है, आगे हमें कहाँ किस लाइन में जाना है, हमें कैसी चीज़ें करनी है। ठीक है, तो ये रहे हमारे 30 क्वेश्चन के बाद अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप सभी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जितने भी आपके जहाँ भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं वहाँ पे हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से सिर्फ क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो हमें कमेंट करें, तो हम आपको अगली वीडियो इसी तरीके से लाएंगे। तो थैंक यू एवरीवन, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपका जो होगा वो EVS का पार्ट आएगा।